नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का समय टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए आप सभी के नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नियमित रूप से आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेके मैं उपस्थित होता हूँ, जिसका आप लोग अभ्यास करते हैं। चलिए, तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, एक बार तेजी से वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही हो तो हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। आप लोग तेजी से रिस्पॉन्ड कर देंगे एक बार। चलिए, आप लोग क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग राकेश जी, मनोज जी, प्रदीप जी, स्वाति जी। चलिए, माय थॉट। चलिए, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है, रोज एक ही बात बोलता हूं मैं, बोलते बोलते भी अब थक चुका हूं। कई बार सोचता हूं कि ना बोलना पड़े, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है, और इस टेस्ट में आप लोगों को केवल नए प्रश्नों पे जो है वो नए प्रश्नों की तैयारी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई जा रही है। साथ ही आप लोग जो है पिछली क्लास में जब हम लोग मिले थे, आप लोगों ने एक और टेस्ट की, फ्री टेस्ट की डिमांड की थी, तो मैंने आप लोगों के लिए वो फ्री टेस्ट जो है वो पब्लिश कर दिया है। आप लोग उसे जाके उस टेस्ट को दे सकते हैं। इस क्लास के बाद से आप लोगों को वो टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसकी सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। यदि आपको टेस्ट, एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि जो ये मैं टेस्ट आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहा हूँ, ये टॉपिक वाइज टेस्ट कराने का बस मेरा सीधा सा मतलब ये है कि प्रत्येक टॉपिक से कम आपके 50 प्रश्न, 50 नए प्रश्न आपको दे दूं, 50 नए तथ्य आपको दे दूं। जो तथ्य प्रश्नों के जो प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं, या जो प्रश्न आपके लिए बनाता हूं मैं, वो तथ्यात्मक प्रश्न ही है। उन तथ्यों को भी आप यदि उन प्रश्नों के को वन लाइनर उसका नोट्स बनाते हैं, तो आपके पास प्रत्येक टॉपिक से मिनिमम जो है 40 से 50, प्रत्येक टॉपिक का, छोटे बड़े टॉपिक हर तरीके के हैं, तो आपको मिनिमम हर टॉपिक से 40 से 50 फैक्ट मिलेंगे, और वो फैक्ट आपकी परीक्षा में आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। और इसी को ध्यान में रख के यह टेस्ट जो है कराया जा रहा है। साथ में जो कौन लोग इस परीक्षा में या इस टेस्ट में जो है वो अच्छा कर पाएंगे, तो भैया सीधी सी बात है, जो लोग बुक को फॉलो करते होंगे, जो लोग बुक पढ़ते होंगे। कौन कौन सी बुक पढ़ते होंगे भैया? आप यदि ओपी गाबा साहब की किताब पढ़ते हैं, यदि आप पुखराज जैन साहब की किताब पढ़ते हैं, और भी जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जैसे राजेश मिश्रा साहब की किताब है, इंग्लिश मीडियम की जो 2-3 अच्छी किताबें हैं, यदि उनको आप पढ़ते हैं, जो ऑथेंटिक किताबें हैं जिनके आधार पे प्रश्न बनाए जाने की संभावना रहती है हमेशा, उन्हीं किताबों को यदि आप पढ़ते हैं तो आप इस जो है वो टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। यदि आपने किताब नहीं पढ़ी है तो मेरा सुझाव है कि अभी आपके पास एग्जाम का डेट नहीं है, कम से कम एक बार किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपके यदि 30 से 40 प्रश्न भी नए आ गए और आपने किताब नहीं पढ़ा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर, यूट्यूब की तैयारी, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, सिलेक्शन आपका रिस्की हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करिए। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम प्रत्येक टॉपिक से आपको जो है वो नियर अबाउट 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, 50 तथ्य आपको मिलेंगे जो आपको जानने चाहिए, जो अभी तक आपके परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं और आगे पूछी जा सकती है। तो यदि उसका आप नोट्स भी बना लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपको 4-5 किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अब आगे चलेंगे और सीधे इस टेस्ट के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है 7007701847। उस पर आप संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग इसको जो है चलिए आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास करिएगा। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा सोच समझ के धैर्य के साथ उत्तर करेंगे। चलिए, प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है,
भैया जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित जो मंडल है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो मंडल के सदस्य हैं उनकी संख्या है आपको बतानी है। आप सभी लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है, सभी लोग जो है सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले बता दूं ये बात किसके बारे में की जा रही है। तो यह बात की जा रही है आपके कॉलेजियम के बारे में। कॉलेजियम, चलिए पेन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग ध्यान से बस सुन लीजिएगा। कॉलेजियम के बारे में बात की गई है। इस कॉलेजियम की व्यवस्था जो है वो सबसे पहले 1993 में की गई थी, और जब 1993 में इस कॉलेजियम की व्यवस्था की गई थी, कॉलेजियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक जो है वो ग्रुप है। तो इसकी व्यवस्था जो है 1993 में की गई थी, और उस समय जो है इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद इसमें परिवर्तन किया गया। कब परिवर्तन किया गया? 1998 में इस कॉलेजियम में जो है एक बार फिर से परिवर्तन किया गया, और 1998 में इसमें इसकी संख्या को, जजों की संख्या को बढ़ा के 1+4 कर दी गई। 1+4 अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो इसमें शामिल होते हैं। तो आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए शामिल होगा। जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है भैया? कॉलेजियम की सर्वप्रथम व्यवस्था 1993 में की गई। कितने जज हुआ करते थे? 1+2। उसके बाद 1998 में इसमें जो है वो संशोधन किया गया, और व्यवस्था कितनी कर गई जजों की? कुल 5 जज इसमें होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाइए। थोड़ी सी जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे प्रश्न पढ़ते टाइम अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यदि आपको पता है कि 5 जज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 5 में एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो की पॉइंट्स को हमेशा पेपर जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आप लोग उसमें की पॉइंट्स जो होते हैं जिन पे यदि फोकस न करने से आपका प्रश्न गलत हो सकता है, उन सारी चीजों को हमेशा मार्क किया करिए, पेन का उपयोग किया करिए। पेपर आपके लिए जो है आपकी शादी में देखने के लिए दूसरे पक्ष को नहीं जाएगा। यदि कोई महिला कैंडिडेट है तो उनका पेपर जो है वो पुरुष कैंडिडेट के पास नहीं जाएगा कि भाई पेपर से देख लीजिए कि लड़की कितनी सुंदर है, कितनी गुणी है, कितना साफ सुथरा पेपर रखती है। और ना ही किसी लड़के का पेपर किसी लड़की के घर जाएगा कि भाई देख लीजिए लड़का कितना जो है वो गुणवान है, चरित्रवान है, साफ सुथरा एकदम चरित्र है, इससे कहीं कुछ होना नहीं है। पेपर पे जितना जो है वो आप जो चीजें मार्क करनी है मार्क कर लीजिए, कुछ चीजें हाईलाइट करनी है हाईलाइट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आप लोग किया करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेपर में ऑप्शन तक टिक नहीं करते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन तक टिक नहीं करते हैं, और उसका लॉजिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। आपने ऑप्शन नहीं टिक किया है पेपर में, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो चोरी कर रहे हैं, या आप किसी से कुछ छुपाना चाह रहे हैं। आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे थे कि हम किस प्रश्न का उत्तर क्या किए हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जो पेपर किया है वो सही है। तो भैया ये सब ना किया करिए। पेपर में पर्याप्त जहां जरूरी हो बहुत, और पेपर में लिखना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। पेपर में लिखिएगा मत, पेपर में अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, मार्क करिए, गोला करिए, ये सब कर लिया करिए। लिखिएगा मत कोई इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका तथा मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी? बताइएगा भैया। आपको दिया है कि संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग के प्रतिवेदन। चारों में से किसी एक को चुनिए। चलिए प्रीति जी, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छा किया है आपने रमाशंकर जी। कई बार मैं आप लोगों को किताबों को पढ़ने का तरीका बता चुका हूं। किताब भी आपकी आपका नोट्स हो सकती है। प्रत्येक किताब को आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया है। यदि आप लोगों को ध्यान नहीं है, फिर से आप लोग जानना चाहते हैं, तो सेशन के लास्ट में आप लोग जो है हमसे पूछिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा
कि कैसे जो है वो किताब का शार्ट नोट्स आप बना सकते हैं किताब को पढ़ते हुए, और किताब का रिवीजन आप जो है जिस किताब को आपने पढ़ा है उस किताब का रिवीजन आप मात्र 4 से 6 घंटों में कैसे कर सकते हैं। ये दोनों तरीका मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, कई बार बता भी चुका हूं। चलिए, निम्नलिखित में से आप लोगों को उत्तर करना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा जो है वो नियुक्ति में किस आयोग ने की थी या कब की गई थी। तो आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। मैक्सिमम लोग बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। भैया बी विकल्प के साथ ना जाइए, आपके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है इसकी अनुशंसा की गई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। बस 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आपके गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके वीरप्पा मोइली थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वीरप्पा मोइली। और इन्होंने कहा था भैया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश सबको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। तो सी विकल्प के साथ जाइए, इतना कंफ्यूज न रहिए कि आप लोग न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का चुनाव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। तेजी से उत्तर करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, आर्टिकल सहित बताने का प्रयास करिएगा। चलें, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, कहां होती है, किस आर्टिकल के तहत होती है, आप लोगों को उत्तर करना है। चलिए, एकांश जी का उत्तर आ रहा है आर्टिकल 127। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कब होती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करना पड़ता है। चलें, आर्टिकल जितने लोगों का ए विकल्प आप सभी को पता है, तदर्थ न्यायाधीश केवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। आर्टिकल जितने लोगों ने 127 कहा है उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा और आप इसको स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 127 सब आर्टिकल 1 कर लीजिएगा। चलिए, और बहुत ही बढ़िया, स्वाति जी का उत्तर आ गया है इसके लिए। इसमें यदि किसी सुनवाई के लिए या किसी सत्र के लिए कोरम की पूर्ति नहीं हो रही है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, यानी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के संचालन के लिए न्यूनतम जजों की संख्या यदि पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, अनुच्छेद 127(1) के द्वारा। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से यह मुख्य न्यायाधीश करता है। चले, ए विकल्प के साथ जाएंगे। अन्य किसी जो है वो न्यायालय में आपके तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत या रीट अधिकारिता के अंतर्गत। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान है तो बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का वर्णन भारतीय संविधान के, मूल अधिकारिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, स्वाति जी कह रहे हैं आर्टिकल 71 यानी 71। अच्छा जी, एक लोग ने जो है आर्टिकल 71 की बात कर दी है, तो सब लोग आर्टिकल 71 के लिए जाएंगे। तो भैया आप लोग एक बार अपना बेयर एक्ट खोलिएगा और एक आर्टिकल पढ़िएगा जिसे आप लोग जो है अनुच्छेद 131 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 131 आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। इसमें
सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता में कौन कौन सी चीजें आती हैं भैया, तो आप लोग इसको भी जो है ध्यान रखिएगा कि एक तरफ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं सीजी लिख रहा हूं, और दूसरी तरफ जो है यदि स्टेट गवर्नमेंट हो, और स्टेट गवर्नमेंट को मैं एसजी लिख रहा हूं, तो ये जो है आपके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। यदि जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट एसजी प्लस एसजी का मामला हो, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का यदि विवाद है, तो आप लोग जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के बीच जो है ये आता है। और एक तरफ यदि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है एक से अधिक राज्य हैं, यानी ग्रुप ऑफ, इसको मैं GSG कर दे रहा हूं, ग्रुप ऑफ स्टेट है, तो ऐसी स्थिति में ये तीन ही शर्तें हैं जो आपके अनुच्छेद 131 में दी हुई हैं, जिसके माध्यम से या जिसे आपके सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का विषय माना जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आपका ये आता है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाइए। अब चलिए, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भैया आर्टिकल 131 है, अच्छी बात है। कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हुआ करिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं भैया, आप लोगों को बताना है। आरंभिक अधिकारिता भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। चलें, भैया तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए, कौन सा आपका उत्तर सही होगा। आरंभिक अधिकारिता, और मेरा सुझाव रहेगा कि आप लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके, जो आपको ईश्वर ने दे रखा है, जिसका एक व्यक्ति सामान्यतः अपने जीवन में एक आधे % के आसपास जो है उपयोग करता है, एक आधा % से ज्यादा उपयोग नहीं कर पाता है, उसका थोड़ा सा आप लोग उपयोग बढ़ाएं, तो किसी के उत्तर को फॉलो ना करें। भैया अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने सारी स्थिति क्लियर कर दी है कि भारत सरकार का मामला है और भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का मामला है, तो वो आपके आरंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार में आता है। आर्टिकल कौन सा है, 131, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनाव का मामला, यह इसमें नहीं आता है, या दूसरे वर्ग में आता है। आगे प्रश्न आएगा तब मैं यदि अभी यहाँ क्लियर कर दूंगा तो आगे के सारे प्रश्नों का मजा ही खराब हो जाएगा। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच, जी नहीं, संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद नहीं होता है। आपके दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का यदि विवाद है तो यह आपके मूल क्षेत्राधिकार में आता है या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। तो 1 और 4 के लिए जो लोग उत्तर कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें जो है वो चले जाइएगा किसके साथ, आपके सी विकल्प के साथ। क्या हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए भैया, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। पहला दिया है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानूनों के प्रश्न या किसी तथ्य के निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। चले भैया तेजी से करिए। किसकी बात कर रहे हैं, मस्तिष्क के प्रयोग की बात कर रहे हैं राकेश जी? हाँ नाम है, जवाब दीजिए।
थोड़ा सोच समझ के आप लोग उत्तर करिएगा। सभी लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह अंतर शासकीय विवाद क्या होता है? गवर्नमेंट वर्सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्सेज गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को ही तो अंतर शासकीय विवाद कहते हैं। अच्छा जी, ओटीआर की बात कर रहे हैं। अभी तक ओटीआर आप लोगों ने नहीं फाइल किया है? यदि नहीं ओटीआर अभी तक भरा है तो आप लोग अपना ओटीआर जो है वो यथाशीघ्र भर लीजिए। आरओ की जो है वो वैकेंसी आ गई है और इस बार सीटों की संख्या काफी अच्छी है। आरओ के लिए भी आपके जीएस का एक अलग से बैच, मैं प्रैक्टिस बैच अलग से आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं। उसके लिए 17 तारीख के बाद से आपका वो बैच स्टार्ट होगा। 17-18 के बाद से आप लोगों के जीएस के लिए आरओ का जीएस और हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा, जिसमें मैं आप लोगों को शानदार तरीके से जीएस का अभ्यास कराऊंगा। भैया ओटीआर अब भर लीजिए, अभी तक नहीं भरा है तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाइए। किसी आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप से भर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी शॉप पे चले जाइए। किसी दोस्त मित्र का लैपटॉप है तो ले लीजिए। उसमें थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि सर्वर बहुत ही स्लो है, तो आप उसमें उसको समय देके और उसको भर दीजिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आरओ का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। भैया अब इसमें सबने बी विकल्प का चुनाव किया है। तो अंतर शासकीय विवाद मैंने आपसे बताया है कि गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो विवाद होगा वो अंतर शासकीय विवाद ही तो होगा। तो ये तो भैया आपको सही ही दिया है, इसमें कहाँ कुछ गलत दिया है। बी विकल्प सबका गलत है। जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही दिया हुआ है, यह आपके मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है। असलम अंसारी जी कह रहे हैं कि सर अगर किसी का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो उसे बीएड कर लेना चाहिए या बीटीसी? असलम जी, आपका लक्ष्य क्या है? यदि आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीटीसी कर लीजिए। यदि आप प्राथमिक से ऊपर, प्राथमिक के अलावा यदि आप माध्यमिक में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड कर लीजिए। ये आपको स्वयं को डिसाइड करना है कि मुझे मेरी परिस्थिति क्या है, मेरे सामने स्कोप क्या है, कैसा है, और मुझे किस चीज में रुचि है। ये 3 प्रश्नों का जवाब अपने स्वयं से आप ढूंढिएगा, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मेरे अनुसार यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप लोग ये ईएड बीएड और बीटीसी की झंझट ही छोड़ दीजिए। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करिए। यूपीएससी की नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यूपीपीएससी की करिए। मैं आपको इन सब चक्करों में पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने बीएड और बीटीसी करके उन लोगों का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस तरफ धारा चल रही हो उसी तरफ जाना चाहिए। चलिए आते हैं इस प्रश्न पे, और आप लोग प्रश्न को ध्यान से जो है वो नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न में मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं इस समय जो आपसे प्रश्न करा रहा हूं वो सारे के सारे नए प्रश्न हैं जो 2020 से 2023 के बीच में पूछे गए हैं। और अब जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें छोटी छोटी चीजों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि आपने अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को कितनी गहराई से समझा है। पहला विकल्प दिया है कि इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। भैया आपके जनता के अधिकारों के या मूल अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति इनके पास है, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत यह जो आदेश है वो केवल उसी स्थिति में जारी हो सकता है जब आप अपील करेंगे। यदि आप अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, तभी अनुच्छेद 32 के तहत आपको रिलीफ मिलेगी। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके
सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके लिए, सबके मूल अधिकारों में छूट देने की के लिए या सबके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के प्रयोग से स्वयं कोई आदेश जारी नहीं करता है जब तक आप जो है वहां नहीं जाएंगे। तो इसमें लिखा है इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो भैया जनता के मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट जरूर है, लेकिन गोपाल राय आप हिम्मत है तो सीधी बात करिए ना, आप क्या उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, रोज मैं आपको इग्नोर करता हूं। बदतमीजी की एक सीमा होती है, और आपको उपदेश की जरूरत नहीं है तो आपको कौन बुलाने जाता है क्लास में? क्यों चले जाते हैं मुंह उठा के रोज? कम से कम 10 दिन मैंने आपको इग्नोर किया, उसके बाद आज बोल रहा हूं। जिसको मेरे उपदेश की जरूरत होगी वो मेरी क्लास में आएगा, जिसको मुझसे लगता होगा कि कोई फायदा है वो मेरी क्लास में आएगा। आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मेरा ज्ञान मेरे पास रहने दीजिए। आप उसको ना लीजिए ना आप अपना ज्ञान मुझे दीजिए। तो भैया ध्यान रखिएगा कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ए विकल्प के साथ जाइएगा, ये आपके जो है बारे में सही नहीं है। बाकी सारे जो है वो विकल्प सही दिए हुए हैं। इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं होती है। इसके लिए भैया आपको जाना पड़ेगा। आगे बढ़े। संरक्षक जरूर होता है मूल अधिकारों का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय आबलिक अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय आबलिक अदालत की सुनवाई कर सकता है। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलिए आप लोग प्रश्नों का उत्तर करिए, छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे अराजक तत्वों को मैंने देखा है, कोई 2-4 दिन का मेरा अनुभव नहीं है। ऐसे लोग 60 साल तक तैयारी करते हुए रह जाते हैं, कुछ उनसे होता नहीं है। तो एक शिक्षक होने के नाते किसी के लिए कोई बुरी चीज, किसी के लिए कभी मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो उसके जीवन भर यदि उसको जीवन में कभी बात याद आए तो उसको तकलीफ हो, इसलिए कुछ बोलता नहीं हो। कुछ ना बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार आप जो है वो करिए। यदि गलती से मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया और वो आपके साथ वो वैसा ही कुछ गलत हो गया तो ठीक है, इस समय मुझे गुस्सा है, एग्रेशन में हूं, लेकिन बाद में जब मुझे पता चलेगा कि ये ऐसा सच में ऐसा हुआ है तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं। चलिए भैया तेजी से उत्तर करिए। सी और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का। सही नहीं है पूछा हुआ है भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। ठीक है, छोड़िए, जाने दीजिए, फिर आएंगे तो फिर पाएंगे। सर आते हैं। क्या क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1905, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय आबलिक अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भैया क्या दिया है, कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी। अब एक चीज आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वर्ष 2007 तक कोर्ट मार्शल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई, सर्वोच्च न्यायालय कोई सुनवाई नहीं कर सकता था। लेकिन वर्ष 2007 में जो है आपके सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 लाया गया और इसके माध्यम से अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि भैया कोर्ट मार्शल को भी सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है या कोर्ट मार्शल से संबंधित मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। जो आपके डी विकल्प में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय आबलिक अदालतों में सुनवाई कर सकता है, तो ये आपके कोर्ट मार्शल की सुनवाई करने का अधिकार आपके 2007 से सुप्रीम कोर्ट को मिल गया है। तो सी विकल्प जो होगा आपका इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत विकल्प पूछा हुआ है और इसमें दिया है कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, जबकि कोर्ट मार्शल वर्ष 2007 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मार्शल से संबंधित वाद चल सकता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसमें अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। इसमें सभी निर्णयों का इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। चारों में से बताना है कि अभिलेख न्यायालय का आशय क्या होता है। चले भैया, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसमें जो है बी और सी विकल्प आप लोगों के लिए दो विकल्प आ रहे हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो नए प्रश्न हैं, नए प्रश्नों में आपकी अच्छी समझ को, या नए जो प्रश्न आयोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें आपकी अच्छी समझ को टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो है आपके मल्टीपल विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव आप लोगों को करना चाहिए। जब आपके कई सारे विकल्प सही हो तो उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना चाहिए। जैसे बी और सी विकल्प के लिए उत्तर आया तो बी भी बिल्कुल सही दिया है कि इसके सभी निर्णयों का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर जो है किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उन आदेशों को जो है वो नजीर के तौर पे किसी भी कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं और उस पर कोई भी बहस नहीं होगी। उस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो यही होता है अभिलेख न्यायालय। उसके बाद से आपके यदि कोई भी कोर्ट यदि इस साक्ष्य को मानने से इनकार कर देता है या उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवहेलना कर देता है, अवमानना कर देता है, ऐसी स्थिति में यदि इसकी अवहेलना होगी तब इसको जो है वो दंड दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहली कंडीशन कौन सी है? पहली है बी, इसका साक्ष्यात्मक इसका जो है एविडेंशियल इसका एविडेंशियल मूल्य होता है और इसे एविडेंस के रूप में किसी भी कोर्ट को, किसी भी निचली अदालत को मानना ही मानना है। और उसके बाद यदि नहीं माना जाता है तब जो है सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकता है। तो आप पहली शर्त के आधार पे उत्तर करेंगे तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछा रहता कि निम्न में से कौन कौन सा अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में सही है, ठीक है, तब इसमें जो है आप चुन लेते कि इसके सभी निर्णयों का जो है अभिलेख के रूप में रखना होता है। बिल्कुल रखना होता है, सारे रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा भी आपका सही हो जाता। तीसरा भी जो है आपका इसकी अवमानना करने पर दंडित करने की शक्ति है, जो है भैया बिल्कुल सही होता है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता है। तब आपको बस एक को छोड़ के बाकी तीनों सारे सही हो जाते हैं। तो आपको इसमें बी विकल्प के साथ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। चारों में से एक को चुनिए। चलिए शिवांगी जी, गुड इवनिंग।
चले उत्तर तेजी से करेंगे। एक एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिएगा कि अभिलेख न्यायालय के रूप में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णयों को माना जाता है या अन्य न्यायालयों के या अन्य किसी न्यायालय को भी जो है अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया जाता है? तेजी से उत्तर करिए। ए बी सी कई सारे उत्तर आ रहे हैं भैया। ठीक है, देखते हैं। एक आर्टिकल अपने बेयर एक्ट में हाईलाइट कर लीजिएगा। आर्टिकल है 130, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जितने भी आर्टिकल मैं आप लोगों को लिखता हूं उसको जरूर आप लोग हाईलाइट करके रखिए। आर्टिकल 130 बेयर एक्ट नहीं है तो आप नोट करिए, बेयर एक्ट सबके पास होना चाहिए। आर्टिकल 130 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट जो है देश के किसी भी कोने में लगाई जा सकती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा जो लोग इसमें ए विकल्प के साथ जा रहे होंगे। तो देश के किसी कोने में भैया अस्थाई जो है, स्थायी रूप से नई दिल्ली में आपके सुप्रीम कोर्ट आपकी बैठती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के अनुमोदन से कार्य करने के लिए या सुनवाई करने के लिए भेजा जा सकता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। मेरा पिछला प्रश्न था कि अभिलेख न्यायालय के रूप में किसको किसको जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय जो है वो बनाता है। कौन सा अनुच्छेद? मैंने आपको बताया था कि अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत, यानी अभिलेख न्यायालय को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसके लिए मैंने आपको 131 बताया था। ध्यान रखिएगा, आपके जब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए इस सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 129 आर्टिकल बेयर एक्ट में आपके हाईलाइट होना चाहिए। आर्टिकल 129 जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट को, एससी लिख देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। ठीक है, जबकि अभिलेख न्यायालय होने के संदर्भ में जो अभिलेख न्यायालय होने का माफ करिएगा, इसका क्षेत्राधिकार की जब मैं बात कर रहा था तब मैंने आप लोगों से 131 की बात की थी, उसको मिलाइए मत। इसमें 129 कहता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है एक। साथ में एक और आर्टिकल याद रखिएगा 215, ये कहता है कि आपका हाई कोर्ट भी जो है अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, बस ये है कि हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो इसके नीचे की अदालतों में ही जो है ये से अभिलेख के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो ये दोनों आर्टिकल आप लोग, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, ये दोनों हाईलाइट करेंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि 131 जो इसकी मूल अधिकारिता का वर्णन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? आप लोग पहली दूसरी दोनों बता दीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक इंटरनेशनलाइजेशन केस में और आपके टीएम पाई फाउंडेशन केस में। तेजी से उत्तर करिए। गोलकनाथ वाद किस वर्ष में आया था? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें गोलकनाथ केस की बात कर रहे हैं उसमें जो है सबका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलकनाथ केस में जो है वो सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी 11 न्यायाधीशों की जो है वो खंडपीठ बैठी थी। इससे बड़ी एक और खंडपीठ जो है वो आपके केशवानंद भारती यानी 1973 में 13 जजों की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की थी। गोलकनाथ केस का जो संबंध है वो आपके 1967 से है। 1967 में 11 जजों ने जो है वो सुनवाई की थी। तो सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती केस, और दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ
गोलकनाथ केस जो 1967 की है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किस वाद में आया था, आपको बताना है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह अपना वर्डिक्ट या यह अपना सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया है? चलो चले भैया, तो एक बार फिर से आप लोग चले जाइएगा। कहाँ पे चले जाएंगे, किस वर्ष में? तो आप लोगों को जाना पड़ेगा 1967। 1967 में जो है आपके गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला था, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों के संदर्भ में भी यह फैसला दिया था कि भैया जो मूल अधिकार हैं वह इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जैसे अपना जीवन जीना चाहता है वैसे वो अपने जीवन को जी सकता है, उसके लिए जो है वो अब कार्य कर सकता है। अर्थात मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह जो आपके मूल अधिकारों को परिभाषित करने का कार्य जो हुआ था, यह आपके गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में हुआ था। बी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी वाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान की व्याख्या आपसे पूछी गई है कि व्याख्या से संबंधित जो मामले हैं वो किसके तहत आएंगे। चलें, ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चले, ए और सी के लिए आप लोग जा रहे हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, गलत ना करिए। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मैंने आपको बताया था, एक कोड बस याद रख लीजिए आपका, इसमें बी विकल्प अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या तब करता है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, स्वयं नहीं करता है। जब आप अपील करेंगे कि भाई इस हिस्से की व्याख्या कर दीजिए, जैसे केशवानंद भारती में किया गया, गोलकनाथ वाद में किया गया, तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है भैया, यदि आपके ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज यानी ग्रुप ऑफ स्टेट सीएस यानी सीएससी, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से यदि जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट का मामला है, यानी स्टेट का यदि मामला है आपके स्टेट गवर्नमेंट का, एसजी है ये, इसको जी ध्यान रखिएगा। यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट के बीच का मामला है तब जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। अन्यथा और कोई मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मत रखिएगा। आप लोग अनुच्छेद 131 जरूर पढ़िए एक बार,
आज बार बार हाईलाइट कर रहा हूं 131 को। आगे बढ़ेंगे। यह अपीली क्षेत्राधिकार के संविधान की व्याख्या जो है, जब तक आप अपील नहीं करेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। 138, 140, 142 या 146। सुधारात्मक, चलें भैया। तो सुधारात्मक याचिका क्या होती है? सुधारात्मक याचिका, यदि मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मेरी बातों को ढंग से कोर्ट ने नहीं सुना, या जो संविधान में शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है पूर्ण न्याय। यदि आपको लगता है कि मुझे पूर्ण न्याय नहीं मिला है, तो पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब हमारे साथ जो है ठीक से जस्टिस नहीं हो पाया है, हमारी बातों को ठीक से नहीं सुना जा सका है, तो आप जो है एक सुधारात्मक याचिका जो है वो दाखिल कर लीजिए और हमारी बातों को सुन लीजिए और हमारे साथ जो है वो पूर्ण न्याय कर दीजिए। उत्तर आपका 142 के लिए सही हो जाएगा। यह मामला जो है वो आया किस वाद में था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यह मामला जो है एक वाद आया था रूपा अशोक, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा। ये पति पत्नी थे लोग, अशोक हुर्रा। इसी वाद में जो है ये लोग चले गए थे। इन लोगों को लगा था कि हमारे साथ जो है ये इन लोगों का आपसी कोई मामला था जिसमें इसमें से किसी को लगा कि हमारे साथ जो है पूर्ण रूप से जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो जो है अनुच्छेद 142 के तहत गए और उनको जो है यह सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय की बात की थी इसी अनुच्छेद के तहत। चलिए, संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकित हेतु अधिकृत करता है? आपको बताना है, तेजी से उत्तर करिए। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तेजी से उत्तर करें। अनुच्छेद 137, 130, 139, 138। चलें, तो जुडिशियल रिव्यू की बात की जाएगी, अपने आदेश को पुनः देखने की बात की जाएगी। तो आपको जाना किसके साथ है भैया? 137 के साथ ही जाना है। बात तो वही है, 137 के साथ जाइए, 139 के साथ क्यों जाएंगे? चलें, 137 सही है बिल्कुल। अगला आते हैं, अभी आएगा उससे और भी प्रश्न आएंगे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा, समस्त न्यायालयों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तेजी से उत्तर करिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? चलें, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है अपने फैसलों का रिव्यू कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से
अवैध घोषित करने की किसी भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा दिया है, भारत में संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न तो दो, चारों में से किसी एक को चुनिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा दिया है, भारत के संविधान की किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। चलें, बी सी के लिए उत्तर आया, आप लोग जो है डी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं। चलिए, ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। सोच लीजिए, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूं। आपसे पूछा गया है कि इसमें से सही कौन है। पहले में दिया गया, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो भैया ध्यान से पढ़िए, उत्तर करिए। चलें, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। पहले में दिया है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता नहीं है। भैया कोई भी हाई कोर्ट, यदि किसी भी सरकार के द्वारा कोई नियम कानून बनाया गया है और यदि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, आपने आर्टिकल 13 पढ़ा हो तो आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे कि यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी भी नियम कानून या विधि से, तो भैया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जो है उसे अवैध घोषित कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो भैया इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह क्या है, गलत है, या सही नहीं होगा। दूसरा दिया, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। भैया बिल्कुल उठाया जा सकता है। यदि कोई संविधान संशोधन किया गया, जैसे मान लीजिए कि 370 से संबंधित जब मामला आया, जम्मू कश्मीर से संबंधित मामला, आप लेके चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, लोग लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, उस पर प्रश्न उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप उसको सेटिस्फाइड करिए, तो भैया उस पर जो है प्रश्न उठाया जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आपका उत्तर डी के लिए सही हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना तो डी सही है, तो डी विकल्प के साथ ही जाइए, कोई कंफ्यूजन ना रखिए। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण दिया है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, आपको बताना है कौन कौन सा सही है और विकल्प कौन सा सही है। उत्तर तेजी से करिए। तेजी से रिस्पॉन्ड करिए। चलिए, ए के लिए उत्तर आ रहा है, बी के लिए उत्तर आ रहा है। थोड़ा ए वाले राकेश कुमार भारती जी, इतना जल्दीबाजी ना करिए। पहले में दिया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित है, ठीक है, ये सही है या गलत है बताइए। और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल उधार की वस्तुएं हैं, सही तो है, इसमें कोई समस्या नहीं। रमाशंकर जी डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अब बात आके फंस रही है कि पहला सही है, कथन सही है या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है या असीमित है, आप लोग उत्तर कर दीजिए। चलें, सब लोग ए या बी विकल्प के साथ जा रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है वो सीमित है। कैसे सीमित है अभी बताऊंगा, लेकिन इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि इसमें उधार की वस्तुएं हैं, तो व्याख्या तो नहीं हो सकती, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। तो भैया उत्तर आपका जो हो जाएगा इसमें बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब आते हैं भैया कि आपका यह सीमित कैसे है। तो भारतीय संविधान को यदि आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ी होगी विधि की सम्यक प्रक्रिया और एक पढ़ी होगी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
तो हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कहां से लिया था? यूएसए से। यूएसए में जो है विधि की समयक प्रक्रिया का प्रयोग होता है न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में। जिस उस समय जो समय परिस्थिति है, जो उस समय कानून है, उसके आधार पे सारे कार्य होते हैं। जबकि भारत में जो है या आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग होता है। और जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से जब जाएंगे तो जो हमारे पास जो कानून उपलब्ध हैं, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे? अपने फैसले का पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो यदि हम एक हमारे पास स्थायी कानून है, उसके आधार पे अपने फैसले का पुनरावलोकन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो थोड़ा सा सीमित अधिकार है। और इनके पास जैसे जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, कानून बदलेंगे, इनके पास जो है इनके जुडिशियल रिव्यू हमेशा एक स्केल पे नहीं रहेगा। तो इनका जो है वो ज्यादा विस्तृत है, हमारा जो है वो सीमित हो जाता है, क्योंकि हमेशा हमको उन्हीं नियमों और उन्हीं कानूनों के आधार पे चलना है। समय को हम लोग जो है आधार नहीं बना सकते। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में हाँ, ये अलग बात है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, निर्भया मामले के पहले जो है उस जघन्य अपराध के लिए जो सजा निर्धारित थी, उसमें जो है परिवर्तन की मांग की गई। इसीलिए एक डिबेट चलता है कि हम लोग जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया दोनों का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये मामला हुआ, उसके बाद जो है ये मांग होने लगी कि भैया क्या किया जाए, तो भैया कर दिया जाए, नई व्यवस्था कर दी जाए। क्या हो गया भैया? अच्छा चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रयोग होगा तो ऐसी स्थिति में जो है आपका अधिकार जो है वो असीमित होगा, और जब स्थापित प्रक्रिया के साथ जाएंगे तो आपका अधिकार जो हो जाएगा वो सीमित हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आपको बताना है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी आपके एचसी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता में कौन सा मामला आता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तेजी से उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोनों की अधिकारिता में। चलिए, तो भैया ध्यान रखिएगा, दोनों के अधिकार क्षेत्र में जो है आपके मूल अधिकारों का प्रवर्तन आता है। आपका सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है आपके 226 के तहत आपके मूल अधिकारों के प्रवर्तन की गारंटी देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रवर्तन कराता है, गारंटी की बात नहीं करेंगे। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वप्रेरणा पर व्यापक लोकहित के विषय में सलाह देता है। वह यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है केवल यदि विषय नागरिकों के मूलाधिकार से संबंधित है। तो बता दीजिए भैया कि राष्ट्रपति को जो विधिक सलाह की बात की गई है अनुच्छेद 143 में 143 में, वह किस किस आधार पे मिलता है? तेजी से उत्तर करिएगा। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, ऐसा क्या है? हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के दौरान मुझे सीरियस रहने की ज्यादा आदत है। राकेश जी ने कहा, मुस्कुराया मैं इस बात पे कि राकेश जी ने कहा कि एक हमारे दोस्त हैं और वो हमको डांट रहे थे फॉर्म भरने के लिए। भैया कोई आपका शुभचिंतक, कोई आपका दोस्त आपको डांटे
उसके बाद आप कोई कार्य करेंगे, इस आदत को छोड़ दीजिए। आप लोग, आप अपने कार्यों को स्वयं करिए, अपनी जिम्मेदारी पे करिए, बिना किसी के कहे कर लिया करिए। अब ओटीआर, आपने ओटीआर 1.5 साल से भरा जा रहा है और इस समय तक आप लोगों में से यदि किसी ने ओटीआर नहीं भरा है तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है आपका अपने फ्यूचर को लेके। चलिए भैया, उत्तर तेजी से करिएगा इस प्रश्न के लिए। स्वप्रेरण पर यदि वैसी सलाह मांगता है। चलें, 1 और 2 के लिए उत्तर कर रहे हैं भैया। ध्यान रखिएगा कि 143 के तहत 2-3 चीजें, 2-3 शब्दों पे हमेशा ध्यान रखना है। एक तो भैया 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी का अधिकार है वह जो है सिर्फ विधिक मामले में है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई विधिक सलाह ही मांग सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सलाह, सिर्फ विधिक सलाह, विधि से संबंधित कोई सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति मांग सकता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यह ऐसा तभी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा तभी करेगा जब राष्ट्रपति उससे यह सलाह मांगता है। यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से कोई सलाह नहीं देता है। ठीक है, अभी ये जब अपनी सलाह, विधिक सलाह राष्ट्रपति मांगेंगे, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट सलाह दे, ये बाध्यकारी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो स्वप्रेरणा से तो कोई सलाह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को देता ही नहीं है। क्यों, राष्ट्रपति को क्यों सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट? स्वप्रेरणा से होगा तो कोई आदेश दे देगा, पीआईएल फाइल करा देगा, रिट जारी कर देगा। तो ऐसी स्थिति में तो आप लोग ध्यान रखिए, यदि विषय नागरिक के मूल अधिकारों से संबंधित है, भैया मूल अधिकार से संबंधित है तो आपको 32 और 200, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है तो 32 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें केवल 2 आपका उत्तर सही होगा। सिर्फ जो है यदि राष्ट्रपति विधिक सलाह मांगता है तभी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दिया जाएगा, ऐसे किसी और तरीके से नहीं दिया जा सकता। इसको ध्यान रखिए। अगला दिया है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तेजी से उत्तर करिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग एग्जाम कोई एक टारगेट करिए, ये मैं भी हमेशा कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य एग्जाम आप दीजिए मत, एग्जाम देते रहिए। यदि मान लीजिए कल को आप टीजीटी हो गए, टीजीटी आप हो गए और आपको लग रहा है कि ये साल भर नौकरी करने के बाद से आप इसमें से संतुष्ट नहीं है, तो जब लगातार एग्जाम देते रहेंगे, आप मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार चलो की हम नौकरी कर रहे हैं और आप सिक्योर भी हो जाएंगे, फिर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस के बारे में आपको जानकारी है, पीसीएस से आप अपडेट रह रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको एग्जाम, हर एग्जाम देना चाहिए। आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम देते रहिए, टारगेट जो है बस एक एग्जाम पे करिए, बाकी सारे एग्जाम को बस आप अपने जनरल अवेयरनेस के लिए, जो आपका जो भी पैसा लगता है, 150-200 रुपए फॉर्म भरने का लगता है या तो उतना पैसा भर के और एग्जाम देने चले जाइए। मान लीजिए आपका एक एग्जाम देने में 1000 रुपए खर्च होता है, 1000 रुपए खर्च होता है। ये 1000 रुपए आप 150 प्रश्नों का एक टेस्ट देने के लिए, मान लीजिए कि हम एक टेस्ट देने जा रहे हैं और हमको 150 प्रश्न मिलेंगे जीएस के, उसके लिए हम 1000 दे रहे हैं। पैसे की तरफ इतना ना देखा करिए। चलिए नरेंद्र जी, अब इस पे अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि कौन सा एग्जाम होगा, कौन सा नहीं हो पाएगा।
फिलहाल चुनाव से पहले उम्मीद है कि आपका टीजीटी भी हो जाएगा, आरओ भी हो जाएगा। चले भैया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इसमें जितने लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चूंकि आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्न यदि मैं करा रहा हूं तो आप अनुमान के आधार पर यदि कर रहे हैं तो भैया इसको यार थोड़ा सा एक दो बार पढ़ भी लीजिएगा और जाके एक बार सारी जितने सारे शपथ हैं सबके, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या जो भी पदाधिकारी हैं, जो उनके शपथ का प्रारूप है, एक बार आप सभी को पढ़ना चाहिए यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? भैया इंदिरा साहनी बनाम सर्वोच्च न्यायालय का मामला बता दीजिए। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ावा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। चलें, चलें तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 का है, आप सभी को पता है। और इसके पहले जो है मंडल कमीशन गठित हो गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे जो है वो सरकारी नौकरियों में अन्य और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का जो प्रावधान था वो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में ही किया था। यह फैसला जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो आप लोग इसमें किस पे जाएंगे? ए विकल्प के साथ जाएंगे। तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दिया है कि TDSAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। भैया सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि TDSAT क्या होता है और इसके निर्णय को चुनौती कहाँ पे दी जा सकती है। ट्राई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जिसे आप लोग जो है वो ट्राई कहते हैं, या दूरसंचार विभाग की जो संस्था है उसे आप लोग जो है बोलचाल की भाषा में जो जिस नाम से भी जानते हो। तो ट्राई का यदि कोई मामला है, ट्राई का यदि कोई निर्णय है तो उसे जो है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पे चैलेंज किया जा सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारिता नहीं है, क्योंकि यह एक जो है वो एक प्राइवेट संस्था है। चलें आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी सुन सकता है। हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं था? चलिए भैया हाल में नहीं, यह घटना है 2016 की। 2016 की घटना है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जज था जो किसी न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा था? चलो भैया तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें एल नागेश्वर राव की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है वो हाई कोर्ट में, मिनिमम योग्यता की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों का जो है वो प्रैक्टिस का एक वकील के रूप में आपके पास अनुभव होना चाहिए। लेकिन इनके पास नहीं था, इनको जो है वो बना दिया गया। अभी तक जो है ऐसे 8 लोगों को, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसे 8 लोगों को जो है न्यायाधीश बनाया जा चुका है जी।
चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अब ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बताना है फादर ऑफ पीआईएल और मदर ऑफ पीआईएल। पीआईएल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीआईएल और किसे कहा जाता है मदर ऑफ पीआईएल? तेजी से उत्तर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, सी विकल्प सबका उत्तर सही हो जाएगा, न्यायिक पहल द्वारा। अब आपको बताना है फादर ऑफ पीआईएल के लिए। मैक्सिमम लोगों का जो है वो पीएन भगवती के लिए उत्तर आ रहा है। मदर ऑफ पीआईएल बता दीजिए। चलें, चलिए कोई बात नहीं है, यदि याद नहीं है तो नोट कर लीजिए। इनका नाम है पुष्पा कपिला। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, पूरा नाम इनका ध्यान रखिएगा, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्यों इन्हें मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है? मदर ऑफ पीआईएल कहने का कारण यह है कि पहला पीआईएल, पहला जो आपका पीआईएल है वो इन्हीं के द्वारा दाखिल किया गया था। ठीक है, अब इस पहले पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है? किस वाद के नाम, इसका नाम क्या है? आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसको भी। यह पहला पीआईएल दाखिल हुआ था आपके 1979 में, और इस पहले पीआईएल का नाम है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। हुसैनारा, मैं सीधे हुसैनारा वाद लिख दे रहा हूं। 1979 जो दाखिल किसके द्वारा किया गया था? हिंगोरानी के द्वारा। इसको सुना किसके गया था? पीएन भगवती के द्वारा। ठीक है, तो अपने न्यायिक पहल के माध्यम से पीएन भगवती के द्वारा, और एक और न्यायाधीश हैं जिन्हें आप लोग जो है अय्यर साहब, उनका नाम है वीआर अय्यर। वीआर अय्यर और पीएन भगवती ने, इन दोनों लोगों ने जो है वो मिलके पीआईएल के लिए काम किया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पहला पीआईएल जो है वो दाखिल किसने कराया था? पीआईएल में आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह या कोई भी संगठन किसी से संबंधित मामले को, यदि वो महत्वपूर्ण मामला है तो उसे पीआईएल के तहत जो है वो दाखिल करा सकता है। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त मित्र के साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप जाइए और पीआईएल दाखिल कर दीजिए। आप स्वयं कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपके हुसैनारा बनाम बिहार राज्य का, हुसैनारा का जो मामला था, उस मामले को लेके कौन चली गई थी? आपकी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इसलिए इनको जो है वो पीआईएल की जननी या मदर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। आपके पीएन भगवती को फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। पहला पीआईएल हुसैनारा बनाम आपके बिहार राज्य का मामला है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका यानी पीआईएल के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तेजी से उत्तर करिए, कौन सा सही है? चले, उत्तर तेजी से करिए इस प्रश्न के लिए। चलें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। चले, बहुत ही बढ़िया। बी और सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है।
तो पहला दिया है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। भैया मुख्य न्यायाधीश जो है ये नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, SC में जो है ये आपके न्यायाधीश रहे हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है तो आप सभी को अभी पहले ही बता चुका हूं, BR कृष्णा अय्यर जो है और PN भगवती, ये दोनों लोग मिलके जो है आपके PIL के संयुक्त रूप से यदि आपसे जनक पूछा जाए तो आप लोग इनका ध्यान, तो केवल 2 विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग इसमें B विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़े, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और सेशन के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट की व्यवस्था जो है कर दी गई है। पिछली क्लास में आप लोगों ने कहा था कि सर एक और फ्री टेस्ट उपलब्ध करा दीजिए, तो वो फ्री टेस्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। कैसे आपको मिलेगा, तो भैया आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक से आपको फ्री टेस्ट आप कर सकते हैं, जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी आपको जो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल का जो एप्लीकेशन लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों जगहों से जाके आप जो है उस टेस्ट को दे सकते हैं। आप सभी लोग टेस्ट को ध्यान से दीजिएगा। टेस्ट को पहले ये समझ लीजिएगा कि भैया टेस्ट किस लिए मैं करा रहा हूँ। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, आपको नए तथ्य नई जानकारी देने के लिए, जो आपके परीक्षा में नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन संभावनाओं के लिए जो है आपको ये टेस्ट करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग टेस्ट दीजिए और टेस्ट लीजिए। चलें ठीक है, तो आप लोग जो है टेस्ट दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि जो आपकी 4-5 ऑथेंटिक किताबें हैं, उन सारी किताबों से, उन किताबों के अध्ययन के बाद टेस्ट मैं स्वयं बनाता हूं, टेस्ट किसी से बनवाता नहीं हूं। इन सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद स्वयं बैठता हूं, स्वयं जो है वो टेस्ट का निर्माण करता हूं। हाँ, और कल मैंने आपसे कहा था, इस समय देखिए थोड़ी सी तकनीकी समस्या चल रही है और उस तकनीकी समस्या की वजह से पिछले संडे का टेस्ट आप लोगों का नहीं हो पाया। तो कल भी हो सकता है कि आपका, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ समस्याएं आ रही थी, तो उसके लिए एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। और एप्लीकेशन जिस कंपनी का एप्लीकेशन है मेरा, वो कंपनी मुझे 48 घंटे का समय दी थी कि सर 48 घंटे में आपके एप्लीकेशन पे जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा। तो अभी तक उन्होंने मुझे जो है एप्लीकेशन हैंडओवर नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में यदि कल समय से मुझे एप्लीकेशन नहीं मिल पाता है तो हो सकता है कि कल भी आपका टेस्ट ना हो पाए। फिलहाल आप लोगों के लिए टेस्ट, जो फ्री टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा। नए टेस्ट को बनाने में समस्या है बस कि यदि नहीं कल टेस्ट हो पाता है किसी कारण से, तो आपका मैं बृहस्पतिवार को टेस्ट करा दूंगा या संडे को 2 टेस्ट करा दूंगा। चले, प्रीति जी कह रही हैं कुछ आर्टिकल्स याद नहीं है, उसके लिए क्या करूं। प्रीति जी, जो आपके जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनकी संख्या मैक्सिमम जो है वो 70 है, 70 आर्टिकल हैं। 2 A4 साइज पेपर लीजिए और 2 A4 साइज पेपर पे उसको अच्छे से लिख लीजिए 70 आर्टिकल को, और उसको एक जगह जो है किसी अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में नहीं, वहां पे आप लोग लगा लीजिए और उसको लगा के आप नियमित रूप से उसको पढ़िए। 1 महीना रोज उस 70 आर्टिकल को पढ़िए। 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, खड़े होके आपको पढ़ना है और उसको 1 महीना रोज पढ़िए, सारे याद हो जाएंगे, फिर भूलेंगे नहीं। चलिए ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी टेस्ट के लिए, यदि टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ ये जो सर कह रहे हैं कि नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं या नए प्रश्न हैं इस टेस्ट में, तो आप लोग जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, 500 रुपए का पेमेंट करिएगा और इस टॉपिक वाइज टेस्ट के मेंबर बन जाइएगा। नियमित रूप से आपको संडे को जो है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ये टेस्ट मिलेगा। इस टेस्ट में आपको 70% प्रश्नों की मैं गारंटी दे रहा हूं कि 70% प्रश्न जो होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी आपके एग्जाम में पूछे नहीं गए होंगे।
और ये सारे प्रश्न जो है आपकी ऑथेंटिक किताबों पे आधारित हैं, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की जो मानक पुस्तकें हैं, उन मानक पुस्तकों पे आधारित ये आपका टेस्ट पेपर होगा। चलिए फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।